नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। भागलपुर में गुरुवार की देर शाम आग से भारी तबाही हुई। महेशी गांव में चूल्हे से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते 6 से ज्यादा घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। आग की सूचना मिलने के बाद सुल्तानगंज थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और उधर शिवहर के बेदौलबाज गांव में 24 घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। एक घर में लगी आग तेजी से फैलती गई और 24 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को मुआवजा दिया जा रहा है। तो कहाँ का है? बेदौलबाज। सर, क्या क्या इसमें नुकसान होने? नुकसान का गरीब आदमी बेचारा, उसका चावल उवल था वो जला है, किसी का जेवर जला है, ऐसे 8,000 रुपये का, 7,000 रुपये का भी जला है। सर, अभी तत्काल क्या व्यवस्था किया जा रहा है इन लोगों के लिए? 9,800 रुपये का चेक दे रहे हैं जी। पॉलिथीन दे रहे हैं। और रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की। बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले पर सरकार अलर्ट मोड में है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में डॉक्टर समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। आगामी 5 अप्रैल तक छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने का आदेश दिया गया है। डॉक्टर, संविदा डॉक्टर, मेडिकल अफसर 5 अप्रैल तक छुट्टी नहीं लेंगे। साथ ही निदेशक, अधीक्षक, जूनियर रेजिडेंट भी काम पर रहेंगे। पैरा मेडिकल कर्मियों, जीएनएम, एएनएम की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 107 नए केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा पटना में एक साथ 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इस तरह राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 405 तक पहुंच चुकी है। तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में 107 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 9 मार्च को 41 मरीज, अगर 10 मार्च की बात करें तो 44 मरीज, जबकि 11 मार्च को 45 मरीज सामने आए। 12 मार्च को 28 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि 13 मार्च को 38 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं अगर 14 मार्च की बात करें तो 50 मरीज पॉजिटिव पाए गए। 15 मार्च को यह आंकड़ा घटकर 26 तक पहुंच गया। 16 मार्च को एक बार फिर 49 मरीज पाए गए और 17 मार्च को 58 मरीज पाए गए। और जबकि 18 मार्च यानी कि बीते कल को सैकड़ा पार करते हुए मरीजों की संख्या 107 तक पहुंच गई है। और उसके बाद सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। रोहतास के नासुरीगंज में जहरीला फल खाने से करीब 40 बच्चे बीमार हो गए। 28 बच्चों का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है, जबकि बाकी बच्चों को नासुरीगंज पीएचसी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चे घर के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में जंगली फल खा लिया, जिससे वो बीमार हो गए। खा लिया है, फूल पॉइजन हो गया है उसमें, समझे ना। अभी बच्चों की क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है, करीब सब लोग ठीक हो जाएगा। पटना के गर्दनी बाग रोड नंबर 1 में लोग जल जमाव से परेशान हैं। यहां कई महीनों से पानी का पाइप फटा हुआ है, लेकिन वार्ड पार्षद और अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। पानी बहने से सड़क टूट गए हैं और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग के रोड नंबर 1 में तकरीबन 6 माह से सप्लाई वाटर के पाइप फटे हुए हैं और सड़क पर पानी बह रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ना तो निगम प्रशासन को मतलब है और ना ही जिला प्रशासन को।
देख सकते हैं आप कि किस तरह से पानी बहता ही जा रहा है। जिस पानी के लिए मारामारी होती है, गर्मी की शुरुआत हो गई है और बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे, वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है सर। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि पूरा पानी जिस तरह का एकदम बर्बाद हो रहा है, इस पे कोई प्रशासन का, सरकार का कोई मतलब नहीं है, कोई ई नहीं है। रोड भी जर्जर है, पूरा रोड जर्जर है, बॉर्नर तक गाड़ी का नीचे का एकदम पूरा सट जा रहा है। बहुत परेशानी होती है, गाड़ी फंस जाता है, निकालने में तकलीफ होता है। कब से है सर? ये गवर्नमेंट को लगता है 2-3 साल 4 साल से सर पानी बहता ही रहता है। रोज इस तरह से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बगल में सरकारी स्कूल है और बगल में सरकारी स्कूल है, देखिए आपके छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, इसी पानी होकर गुजरना पड़ता है उनको, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी पटना की जब ऐसी तस्वीर हो सकती है तो बाकी जगहों पर क्या हालत होगी। तो ऐसे में जिला प्रशासन को और नगर निगम को चाहिए कि लोगों की परेशानी को दूर करने का कोई व्यवस्था किया जाए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग फिर उठी है, जिसके बाद बिहार सरकार ने इसके लिए केंद्र को अनुशंसा भेजने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह ऐलान किया और सभी दलों के नेताओं ने समर्थन किया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। बीजेपी नेता सच्चिदानंद सिंह ने बिहार विधानसभा में इस मामले को उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार श्री बाबू को भारत रत्न देने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजेगी। उनको कोई भूल नहीं सकता है और मुख्यमंत्री ने और बिहार सरकार ने तय किया है कि बिहार सरकार श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिले, इसका रिकमेंडेशन बिहार सरकार करेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। श्री कृष्ण सिंह जी हम सबों के बड़े नेता रहे, बिहार के विकास के सृजनकर्ता के रूप में वो जाने जाते हैं। उनके बारे में अगर कोई अच्छी बातें आती है तो वो तो स्वागत योग्य है। ये तो देर से लिया हुआ कदम है, सरकार तो 15 वर्षों से है, इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से ख्याति प्राप्त श्री कृष्ण सिंह 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। श्री कृष्ण सिंह साल 1937 में केंद्रीय असेंबली और बिहार असेंबली के भी सदस्य चुने गए थे। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने उन्हें बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। श्री बाबू 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में भी बंद रहे थे। बिहार में श्री बाबू को सामाजिक सुधार और न्याय का पुरोधा माना जाता है, तो आधुनिक बिहार का प्रणेता भी माना जाता है। उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार भारत का पहला राज्य था जहां सबसे पहले जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। वे बिहार के सीएम होने के साथ ही एक प्रसिद्ध अधिवक्ता भी थे। बिहार के विकास में आज भी श्री बाबू की झलक दिखती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में एक बार फिर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही मंत्रियों को घेरा। विधायकों ने तीखे सवाल किए तो मंत्री जवाब देने में उलझ गए। ऐसा मामला आज एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। चलिए उचित समय पर रखिएगा। ऑनलाइन देखे है ना, पूरा सकारात्मक है। कापर करू सिंगार किया मरयाना। विधानसभा में पक्ष विपक्ष में सवाल जवाब और गर्मा गर्मी तो आम बात है, लेकिन गुरुवार को सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सदन में सरकार के लिए अजीब स्थिति पैदा कर दी। सबसे दिलचस्प मामला बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बीच का रहा। कापर करू सिंगार किया मरयाना। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप ने वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की मांग की। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग सहायता राशि को
400 रुपये से बढ़ाकर हरियाणा के अनुरूप 3000 रुपये करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। राघवेंद्र प्रताप के सवाल पर मंत्री मदन सहनी ने पेंशन पर हो रहे खर्चे का ब्यौरा देना शुरू कर दिया। इसमें केंद्र सरकार से मात्र 37,57,हजार लाभुकों के लिए मात्र 1248 करोड़ रुपए ही राशि प्राप्त होती है। शेष राशि 3192 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वहन करती है, जो कुल व्यय का 72% है। बड़ी संख्या में लेकिन मंत्री मदन सहनी के जवाब से बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए। यह जो माननीय मंत्री जी का उत्तर हुआ, विस्तृत उत्तर हुआ, ये हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाया गया और फिर मुहावरों के जरिए अपनी नाराजगी जता दी। जब सरकार बनी तो हमने लोगों ने सोचा कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। चलिए बहुत खुश हुए। लेकिन मंत्री जी ने जब जो जवाब दिया तो अब ये कहना पड़ रहा है, कापर करू सिंगार पिया मरयान है। कुछ ऐसी ही स्थिति विधान परिषद में भी देखने को मिली। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने एनएच पर दुर्घटना का मामला उठाया, जिस पर सड़क परिवहन मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले साल हादसों में कमी आई है। सड़क सुरक्षा विषय पर बेहतर कार्य करने से वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप होने वाले मृतकों की संख्या में 7.1% की कमी आई है। स्थिति तब अजीबोगरीब हो गई जब बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने इस जवाब पर तंज कस दिया। तो कोरोना में कोई गाड़ी नहीं निकला है, तब मरेगा कहां से? ये उसका कारण नहीं है कि आपने नियंत्रण कर लिया। 10 महीना तो सड़क पर लोग आए ही नहीं, कर्फ्यू में थे। तब मरेगा, बाहर आएगा तब न मरेगा महोदय। जनप्रतिनिधियों का काम है जनता की बातों को उठाना और सरकार से सवाल करना। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस काम को गुरुवार को बखूबी निभाया। ये अलग बात है कि इन अपनों ने ही अपनी ही सरकार के मंत्रियों को कुछ देर के लिए मुश्किल में डाल दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने बिहार सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को अपने मंत्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए। तेज प्रताप ने सदन में नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देने का भी आरोप लगाया। जहां जहां सदन चलता है विधानसभा का, बिहार ऐसा सदन है कि जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया है, ना तो वहां हाउस में किसी को बोलने दिया जाता है, ना नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी जब खड़ा होते हैं तो उनको हर एक चीजों से वंचित किया जाता है। बिहार विधानसभा में गुरुवार को 5 विधेयक पास हुए। इनमें बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक, बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक शामिल हैं। लोकायुक्त विधेयक में अन्य प्रावधानों के साथ यह भी व्यवस्था की गई है, अगर कोई व्यक्ति लोकायुक्त कार्यालय में झूठी शिकायत देता है तो उसे दंड मिल सकता है। हमने लाया है जिसमें खास करके जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको शहर के अतिक्रमण को हटाने में जिला पदाधिकारी पर निर्भर रहना पड़ता था। उस शक्ति को इस विधेयक के द्वारा उन्हें प्रदान की जानी है। और फिर जो अस्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर बार बार सूचना के देने के बावजूद भी अतिक्रमण जारी रखते हैं तो उनके लिए एक दंड का भी प्रावधान किया गया है। इतने लंबे समय से 16-17 साल के बाद आपको अब समझ में आ रहा है कि नगर पालिका में कहाँ संशोधन की आवश्यकता है। जब कोर्ट जस्टिस वगैरह इंटरफेयर करते हैं, मामले में सुझाव देते हैं, तब आता है। तो इसे समझ में आता है सरकार के पास विजन नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट नगर का डेवलपमेंट किस तरह से करना चाहिए, तमाम अधिकारी से लेके जो उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में सरकार के पास कोई विजन नहीं है। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। हाजीपुर में पोल्ट्री फार्म से 20 लाख की शराब बरामद की गई है। शराब कोलकाता से लाई गई थी और भूसे के भीतर छिपा कर रखी गई थी। उत्पाद विभाग के मुताबिक होली में इसकी बिक्री की जानी थी, लेकिन खबर मिलने के बाद छापेमारी की गई और शराब जब्त कर ली गई। भूसा के ढेर के अंदर छुपाकर रखा हुआ थर्मोकोल का डब्बा, जिस थर्मोकोल के डब्बा में आइस बॉक्स जैसा बना हुआ है, जिसमें बर्फ और एक डब्बे में 4-4 कार्टून बियर वो रखा हुआ बरामद किया गया है। और उसी भूसा के ढेर से लगभग ये 80 कार्टून विदेशी शराब भी जो एरिस्टोक्रेट ब्रांड का है वो बरामद किया गया है। बक्सर में उत्पाद विभाग ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि गंगा नदी के रास्ते यूपी से बक्सर शराब की खेप लाई जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ नाव को भी जब्त कर लिया है। हालांकि तस्कर फरार होने में कामयाब हो गया। और उधर सीवान में बेखौफ अपराधियों ने कपड़ा दुकान में कई राउंड गोली चलाई, जिससे बाजार में दहशत का माहौल कायम हो गया। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के बैंक चौक की है। कपड़ा कारोबारी की माने तो 3 की संख्या में आए अपराधी बाइक पर सवार अपराधियों ने कपड़ा दुकान में कई राउंड गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पैसे की मांग की थी और नहीं देने पर अचानक दुकान पर धावा बोल दिया। कि कुछ पैसा का डिमांड किया लो कि हम फोन काट दिए तो अचानक गोली आकर चला दिया लो। कुछ मांग की गई है उन लोगों के द्वारा? मांग हम मांग कर रहे थे कि हमको पैसा की ज़रूरत है, कुछ पैसा हमको चाहिए, दीजिए। उसमें हम फोन काट दिए कि किसका फ़ोन है किसका नहीं, तो उसी पर वो आकर तुरंत 10 मिनट के बाद गोली चला दिया। कितने की संख्या में अपराधी थे? एक बाइक पर थे लोग, 3 आदमी की संख्या में। शेखपुरा में साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में अस्ताना गांव से 2 शातिर को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मोबाइल, पेन ड्राइव समेत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर छात्रों की पूरी सूची मिली, जिसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि साइबर अपराधी उन्हीं नंबरों का इस्तेमाल कर छात्रों को बरगलाते हैं कि अगर वो पैसे खर्च करेंगे तो उनका नंबर बढ़ा दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अभी तक साइबर अपराधियों ने 5 लाख तक की वसूली की है। अब पुलिस पूरे नेटवर्क को तलाश रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द वो नेक्सस का पर्दाफाश कर देगी। की परीक्षा दिए थे उनका डेटाबेस ही लोग मंगवा लेते थे। उसमें रहता था कि इनके पिता का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये उन लोगों से कांटेक्ट करते थे और उनको बोलते थे कि आपको मार्कशीट में ये मिला है, जांच हो गई है, मार्क्स में आया है। उसके लिए ये लोग क्या करते थे कि फोटोशॉप के थ्रू का मार्कशीट बनाते थे, इस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट निकालते थे और इनको व्हाट्सएप पे भेजते थे और फिर बोलते थे कि अगर आप पैसा देंगे तो मार्क्स को बदल दिया जाएगा। और उसी के क्रम में ये लोग पैसा मंगवाते थे, किसी से 4000, किसी से 5000, और उसके बाद मार्क्स बढ़ाते थे और फिर मार्क्स बढ़ाने के बाद नया मार्कशीट उनको व्हाट्सएप कर दिया जाता था। इस तरह से करीब इन लोगों के द्वारा करीब 8-10 लाख रुपए का ठगी की गई थी। जहानाबाद पुलिस ने महिला की सिर कटी लाश मिलने के मामले के खुलासे का दावा किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 10 मार्च को कल्पा ओपी से महिला की सिर कटी लाश बरामद हुई थी। एसपी ने बताया कि महिला के बेटे को पटना में बंधक बनाकर रखा गया था, जिसे रिहा करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मुख्य आरोपी राजेश है, जो दिल्ली में काम करता था, जिसका महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो पटना से जहानाबाद बुलाकर उसकी हत्या करा दी गई। जो मेन मोटिव था वो था कि जो हमारा मुख्य अभियुक्त है राजेश पासवान, ये इस मृतका के साथ प्रेम संबंध में था और मृतका शादी के लिए बराबर इसके ऊपर दबाव बना रही थी और उस मृतका से पीछा छुड़ाने के लिए मुख्य अभियुक्त राजेश पासवान बेसिकली इसने पूरा प्लान बनाया उसके हत्या का। ये मेन मोटिव था उससे छुटकारा पाने के लिए।
बिहार शरीफ कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से एक होनहार की जिंदगी संवारने का मौका मिला है। महज 13 दिन के अंदर सुनवाई पूरी करके कोर्ट ने मारपीट मामले के आरोपी युवक को बरी कर दिया है। दरअसल आरोपी लड़के का चयन सिपाही के पद पर हो चुका है। कोर्ट में आरोपी लड़के ने सिपाही में चयनित होने का हवाला देकर मामले से बरी करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने आरोपी लड़के की प्रतिभा को देखते हुए न सिर्फ उसे बरी किया, बल्कि एसपी से लड़के के चरित्र प्रमाण पत्र में अपराध का जिक्र नहीं करने के आदेश भी दिए। मामला 2017 का है। चार्जशीट दायर करने के 4 साल बाद 4 मार्च 2021 को इस केस पर विचार करने के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। विनायक थे, उनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, इसलिए उनको भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने उनके बात को टर्मिनेट कर दिया। और एसपी साहब को भी ये इस ऑर्डर की एक फोटोकॉपी हमने दी एसपी साहब को, ये मेंशन करते हुए कि इसके आचरण प्रमाण पत्र में, जो विनायक के आचरण प्रमाण पत्र में इस केस का कोई उल्लेख नहीं करें। गया के गुरारू प्रखंड के मोरहर नदी पर बना मनियार बांध आज भी आधा अधूरा है, जिसकी वजह से स्टोरेज किया गया पानी गर्मी से पहले ही खत्म हो जाता है, जिससे बांध के आसपास के करीब 50 गांव के लोगों को जल संकट से जूझना पड़ता है। ग्रामीणों ने फल्गु नदी की तर्ज पर रबर डैम बनाने की मांग की है, जिससे यहां साल भर पानी रहे। हालांकि ये लोग ये भी कहते हैं कि कई बार सांसद को इसके बारे में बोला गया, लेकिन आज तक उन्होंने सुध नहीं ली। गया जो फल्गु को कर रहे हैं, उसी तरह से अगर इस नदी को भी कर दिया जाए तो हम लोगों को सर इधर 3 ब्लॉक का जो है सर, जैसे गुरारू हो गया, परैया हो गया, टेकारी हो गया, ये 3 ब्लॉक में हम लोग का सर समस्या दूर हो सकता है। यहाँ जल स्तर घट जा रहा है, इसका कारण है कि गार्ड वॉल जो है बना है, इसे 100 फीट बना है, 1000 फीट आओ आगे में बन जाता है, तो जल स्तर ये पंचायत 2 पंचायत के लिए नहीं घटेगा। इसके लिए मांग हम लोग सांसद महोदय के पास भी लिखित आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक नहीं बना है। जमुई सदर प्रखंड के आपूर्ति विभाग का कार्यालय जर्जर भवन में चल रहा है, जहां काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हादसे की आशंका से डरे रहते हैं। कई सालों से ये भवन इसी हाल में है, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। जमुई जिले के सदर प्रखंड का आपूर्ति कार्यालय जर्जर भवन में चल रहा है और जर्जर भवन पर चलने से परेशानी कितनी होती होगी यह सामने है। हालांकि गर्मी का मौसम है अभी, अब बरसात आती है तो स्थिति और खराब हो जाती है। जहां तक अगर बात करें तो फर्श देख सकते हैं आप कि जो कार्यालय है आपूर्ति कार्यालय का, उसका फर्श का क्या हालात है। फर्श टूटे फूटे हैं, यहाँ तक कि अगर कोई साफ करना चाहे, झाड़ू लगाना चाहे तो वो भी परेशानी में पड़ जाएगा। अगर ऊपर दिखाना चाहेंगे तो ऊपर देख सकते हैं कि जो भवन है, जो जहाँ पर ऑफिस है, इस ऑफिस का जो दीवार है वो कितना जर्जर हो चुका है, स्थिति सामने है। और ये देखा जा सकता है कि अगर यहाँ पर कोई आने वाला शख्स यहाँ पर कुछ देर बैठना चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यालय में टॉयलेट नहीं है, जिसका नुकसान जिसको लेकर परेशानी अधिकारी को भी उठाना पड़ता है और यहाँ आने वाले लोगों को। बार बार यह मांग की गई कि जो कार्यालय है उसकी स्थिति को ठीक कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इंतज़ार होगा इन अधिकारी को कि आने वाले समय में कब इसके हालात में बदलाव आते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज